नमस्कार, आप देख रहे हैं HN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। वक्त तो चलाए 3 बड़ी खबरों का। सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के तहत समर्पित मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ किया है। सभी 1647 थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्रों का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। साथ ही इन केंद्रों से संबंधित SOP का भी पुस्तिकाओं का विमोचन यहां पर किया गया है। तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी सीधे संवाद किया गया। से दूर करेंगी और 360 डिग्री का सपोर्ट सिस्टम बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसे स्नातक तक की पढ़ाई के लिए, बेटी विवाह के योग्य हो गई तो उसके विवाह के लिए अगर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, 25,000 का पैकेज हम बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं और अलग अलग चरणों में हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। बेटी ने जन्म लिया, 5,000 की राशि बेटी के नाम पर उसके अभिभावक को उपलब्ध करवा दिया जाता है, DBT के माध्यम से दिया जाता है। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपये, लेकिन शर्त है बेटी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार के टीकाकरण के साथ उस बेटी को जोड़ा जाना चाहिए। सर्टिफिकेट मिलते ही 2,000 रुपये की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। बेटी पहली क्लास में जाएगी, 3,000 रुपये सरकार उसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में अभिभावक के खाते में भेज देती है। बेटी छठी क्लास में जाएगी तो भी 3,000 रुपये की राशि अलग से सरकार उसके अभिभावक के खाते में भेजती है। और बेटी 9वीं क्लास के बाद जब 10वीं क्लास में जाती है तो 9वीं क्लास में प्रवेश लेते ही हम 5,000 रुपये की राशि देते हैं और इसके बाद 12वीं पास करने पर 7,000 रुपये की राशि बेटी को अलग से इस स्कीम के अंतर्गत देकर के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से उसे आच्छादित करने का प्रयास प्रदेश सरकार ने किया है और 26 लाख से अधिक बेटियां इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रही हैं। बेटी की शादी को लेकर के पहले लोग घूमते थे, चेहरा देख करके योजना का लाभ मिलता था। आज हमने तय किया 1 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के प्रदेश की हर बेटी को उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1 लाख रुपए बेटी की शादी के लिए भी सरकार अनुदान दे रही है। और यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, मातृवंदना का अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो या फिर अनेक प्रकार के वे कार्यक्रम जो नारी गरिमा और उसके सम्मान को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। जितने भी वेलफेयर स्कीम की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है पिछले 11 वर्ष में, उनका केंद्र बिंदु नारी है। स्वच्छ भारत मिशन में देश के अंदर 12 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण होना, यह नारी गरिमा का प्रतीक भी है। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिलना, यह नारी को धुएं से मुक्त करने और ग्रीन ईंधन के साथ जोड़ने की एक अभिनव योजना बिना भेदभाव के हर नारी को प्राप्त हुई। आयुष्मान भारत की योजना में देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने का कार्यक्रम, यानी 50 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकते हो। परिवार में कोई बीमार होता है, हो सकता है परिवार का पुरुष सदस्य मुंह मोड़ ले, लेकिन घर की
नारी यानी मां या बहन कभी मुंह नहीं मोड़ती। वह अपना जेवर गिरवी रख करके उपचार कराने में पूरी ताकत झोंकती है और यह लाभ उसको सीधे उसके सम्मान से जुड़ी हुई है। घर में अगर 10 सदस्य हैं और भोजन किसी प्रकार से 8 लोगों को प्राप्त हो रहा है तो घर की नारी भूखी रह जाएगी, लेकिन अन्य लोगों को भूखी नहीं रहने देती। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, यानी जो भी स्कीम है। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा ग्रामीण भू अभिलेख घरौनी, ये भी महिलाओं को प्रदान किए गए। महिलाओं में अकेले उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर 3 करोड़ ऐसे ग्रामीण भू अभिलेख वितरित हुए, उनमें से 1 करोड़ से अधिक अकेले उत्तर प्रदेश ने वितरित किए, जिसमें जमीन का कागज महिलाओं के नाम पर होगा और ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था अनिवार्य रूप से की गई। 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन जाना, यह व्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ाई गई। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 60 लाख गरीबों के लिए एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाए हैं। यानी हर वेलफेयर स्कीम में नारी की गरिमा और उनके सम्मान को, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रख करके उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। रोजगार मिशन के अंतर्गत भी और स्वरोजगार के साथ भी उत्तर प्रदेश ने बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी की अभिनव योजना प्रारंभ की थी कोरोना कालखंड में, और मुझे प्रसन्नता है कि 40,000 से अधिक बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश भर में बैंक के लेन देन का पूरा काम, गांव को बैंक की कमी को पूरा करते हुए सफलतापूर्वक प्रदेश भर में कर रही हैं और इनके माध्यम से हजारों करोड़ का लेन देन होने के साथ साथ स्वयं भी मुनाफा कमाया जा रहा है। आपने देखा होगा पहले प्रदेश। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। गैंगस्टर मामले में जेल गए सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जब कानपुर कोर्ट पहुंचे तो पूर्व विधायक ने बड़ा बयान देकर सियासत में हलचल मचा दी। हालांकि पार्टी के ही एक विधायक ने कहा कि पार्टी के जो फैसले होंगे वही मान्य होंगे। गैंगस्टर के मामले में कानपुर कोर्ट ने सपा पूर्व विधायक पर आरोप लगाते गैंगस्टर के मामले में कानपुर कोर्ट में सपा पूर्व विधायक पर आरोप तय होने को लेकर उन्हें महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेश होते समय पूर्व विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से रिहा होंगे और 2027 में जनता उन्हें फिर से विधायक चुनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनके परिवार से 2 से 3 लोग विधायक बनेंगे। चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको कि आपने सच दिखाया और कानपुर की जनता ने उनको जिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 27 के चुनाव के लिए क्या कहें? 27 के चुनाव में इंशाल्लाह 2 उम्मीदवार होंगे, चिंता ना करिए आप लोग। नसीम जी के लिए क्या कहेंगे? अरे आप सबको बधाई कि आप सबने उनको जिताया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही की मेहनत है कि आपने दिखाया सच को और कानपुर की जनता ने उनको जिताया। इरफान की पत्नी और सपा विधायक नसीम सोलंकी ने भी इस दावे पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो और इरफान दोनों मैदान में होंगे। नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है, जो भी समय बचा है जल्दी आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह 27। नहीं, पहले 27 में विधायकी का लड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह सांसदी का तैयारी। हालांकि सपा के कैंट विधायक हसन रूमी ने इसे उनकी व्यक्तिगत इच्छा बताई और साफ कहा कि टिकट का भरोसा पार्टी मंच पर ही होगा। 403 विधानसभा हैं, 80 लोकसभा हैं। इरफान ने सिर्फ अपनी इच्छा जताई है, अंतिम फैसला पार्टी करेगी। हमारा लक्ष्य अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, इरफान सोलंकी पिछले दिनों यहाँ कानपुर आए थे तो उन्होंने अपनी जो इच्छा जाहिर की, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी। पार्टी के फोरम पे ये सारे फैसले होते हैं, किसी को 2, किसी को 3, ये तो पार्टी तय करती है। हम सबका लक्ष्य, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि हम सबका लक्ष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का है।
बाकी सब चीज़ें बात की हैं। मुख्यमंत्री वो कैसे बनेंगे, हम सबको इस विषय पे सबको प्लान करना है। और चूँकि हम लोग जिन ताकतों से लड़ रहे हैं, अगर हम विषयांतर हो जाएंगे तो वो कमज़ोरी हो जाएगी लड़ाई की। हम सब की लड़ाई उन ताकतों से केवल सरकार को बदलने की हो, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश में पुराने दिनों की खुशहाली को बहाल करने वाला है। और जहाँ तक इरफान सोलंकी का अपना विषय है, प्रदेश के अंदर 403 विधानसभाएं हैं और 80 लोकसभाएं हैं। उन्होंने जो बयान दिया, तो मेरा तो मानना है कि ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा जो थी, हो सकता है कि उनको किसी लोकसभा और किसी और विधानसभा से और भी दावेदारी करनी हो, तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं कहाँ से लड़ूंगा। उन्होंने अपनी इच्छा जताई और ये इच्छा अगर पार्टी पूरी करेगी तो पार्टी का ही फैसला होगा। हम सब लोग पार्टी के झंडे के नीचे हैं और जो हमारी पार्टी की जो गाइडलाइन है, हम सबको उसी गाइडलाइन को फॉलो करना है। हम सब का विषय केवल एक है कि हम अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाकर 2027 में 12 से 17 वाली खुशहाली उत्तर प्रदेश की बहाल करने में हम सब एकजुट हैं। इस परिवारवाद पे तो जब कोई बात आएगी, जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इस पे अपनी कोई मोहर लगाएंगे। ये तो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, आपको किसी जगह से कहीं से भी टिकट मांगने का लोकतांत्रिक अधिकार है। आप उस अधिकार के तहत अपनी इच्छा सार्वजनिक रूप में बयान कर रहे हैं, ये आपकी अपनी प्लानिंग है, सोच है। इसमें हमारी पार्टी की तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं है। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से कोई बयान आएगा या कुछ होगा, तब आपके इस सवाल का जवाब तो वाजिब है। अन्यथा इस सवाल का जवाब का भी कोई मतलब नहीं है। मैं कह दूं कि मुझे प्रदेश में कहाँ कहाँ चुनाव लड़ना है, तो इसका कोई मतलब है क्या? हम लोग सब समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे हैं। हमारी स्टार्टिंग समाजवादी पार्टी से हुई और अंत भी समाजवादी पार्टी से, आखिरी सांस भी उसी में होगी। हम सब उस नेचर के लोग हैं, इसलिए हम लोग इस विषय को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन्हें राजनीतिक विरासत में मिली है, कभी संघर्ष नहीं किया, पिता ने संघर्ष किया था। अब तो कह रहे हैं कि खुद ही नेता, पत्नी भी नेता और बेटा भी नेता बनेगा, जबकि इन्हें राजनीति की ABCD भी नहीं मालूम। राजनीति में जब कोई संघर्ष करता है तो उसको समझ में आता है कि राजनीति कितनी कठिन चीज़ है, समाज सेवा कितनी कठिन चीज़ है। दुर्भाग्य है कि इनको राजनीति विरासत में मिल गई है, कभी संघर्ष इन्होंने नहीं किया। इनके पिताजी नेता थे, उन्होंने संघर्ष किया था, वो नेता वाकई थे, लेकिन उनके अवसान के बाद, देहावसान जब उनका हो गया, तो इनको तो तसल्ली में मिल के दे करके राजनीति की दी गई है। उस नाते इनको एहसास नहीं है कि राजनीति कितने कठिन परिश्रम से कोई नेता आगे बढ़ता है और परिवारवाद की पराकाष्ठा हो सकती है। और भी मुस्लिम लोग हैं वहाँ, आप उनके परिवारों से कहिए कि आइए समाज में काम करिए, कि राजनीति में आगे बढ़िए। अब खुद भी बनेंगे, उनकी पत्नी भी बनेगी, उनका बेटा भी बनेगा। तो राजनीति में केवल समाज सेवा के लिए आप नहीं आ रहे हैं, परिवार को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं। ये कम से कम भारतीय लोकतंत्र में नहीं चलने वाला है। और फिर मैं वही कहूँगा कि जिसने राजनीति की ABCD जिसको नहीं मालूम, सीधा विधानसभा में पहुंचा था, वो व्यक्ति ऐसी ही बात करेगा उठपटांग की। भारतीय संविधान के तहत जो समाज की सेवा करके सनई सनई करता है, तब राजनीति में आगे बढ़ता है, वो इनके जेहन में नहीं है। केवल और केवल मेरा परिवार कितना मस्त हो, कितना मजबूत हो, इसके अलावा बगल वाले का क्या हो रहा है, इसकी उनको अपने समाज की भी चिंता नहीं है। समाज के नेता बनते हैं, लेकिन आज किसी मुस्लिम परिवार का नाम ले लेते हैं कि इन्होंने समाज की सेवा की है, इनको भी आगे बढ़ना चाहिए। तो लगता कि यहाँ राजनीति के वफादार लोग हैं, उनको परिवार के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इरफान सोलंकी के इस बयान ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के बाद सपा हाईकमान उन्हें कितना महत्व देती है। क्या 2027 में वो वाकई फिर चुनाव मैदान में नजर आएंगे? कानपुर से HN 24/7 के लिए इब्नी हसन जैदी की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से बीजेपी ने सियासी हमला बोल दिया है, नसीम सोलंकी ने भी दावे पर मोहर लगा दी है।
अब विधानसभा चुनाव में दोनों मैदान में होंगे और विधायक हसन रूमी ने बताया कि व्यक्तिगत इच्छा पार्टी मंच पर अब टिकट का फैसला होगा। बीजेपी कह रही है कि इरफान सोलंकी आखिरकार किस बेस पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इतने आरोपों के बाद 2027 में किस छवि के साथ ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। राजनीति में ABCD भी नहीं जानते, लेकिन चुनाव के लिए सबसे आगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इब्ने, पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का एक बड़ा दावा सामने आता है कि 2027 में वो जनता के बीच फिर पहुंचेंगे और चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 17 सितंबर को महाराजगंज जेल से कानपुर कोर्ट में पेशी में ये लाए गए थे। पेशी में आए पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने ऐलान किया था कि इस बार पति पत्नी दोनों चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने दूसरी सीट कौन सी हो चुनी है इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया था। लेकिन हम बात आपको बता दूं कि दरअसल एक मामले में सजा पाने के बाद इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई थी और सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें उनकी पत्नी नसीम सोलंकी मैदान में उतरी थी, जिन्होंने इस चुनाव को जीत लिया था। चुनाव लड़े जाने के ऐलान के बाद से अगर हम बात करें तो यहाँ पर सियासत जो है वो काफी तेज हो गई है। इसमें समाजवादी पार्टी के विधायक हों या जिला अध्यक्ष हों और यहाँ तक कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके भी जिला अध्यक्ष हों, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जाहिर की है। लेकिन अगर जिस तरीके से हम बात करें उनकी पत्नी नसीम सोलंकी की, तो नसीम सोलंकी ने भी ये साफ तौर से कहा है कि अब की जो है हम लोग दोनों लोग ही लड़ेंगे और हो सकता है घर में 3-3 नेता हों, इस तरीके की बात करी है। अगर हम बात करें तो उन्हीं ने नसीम सोलंकी ने लोकसभा चुनाव की तरफ भी इशारा किया है कि लोकसभा चुनाव भी कोई इनके परिवार से लड़ सकता है। बहरहाल जिस तरीके से इरफान सोलंकी पेशी पर आते हैं और वो अपना एक बयान यहाँ पे जारी करते हैं, वो देते हैं, और जिसकी वजह से सियासत में जो है जिस तरीके से हलचल मची है, ये काफी गौर करने वाली बात है। अभी जैसे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ तौर से कहना है कि ये उनकी अपनी निजी इच्छा है और निजी इच्छा के तहत उन्होंने कहा है, लेकिन इसमें तो अखिलेश यादव जो है वो जिसको टिकट देंगे, वो जिसका सिंबल जो भी लेके आएगा हम उसी को लड़ेंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखिए ये भी देखा जा रहा है कि अगर हम कैंट विधानसभा की बात करते हैं तो जहाँ से विधायक है मोहम्मद हसन रूमी, जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है, तो ये दो सीटें जो है सीसामऊ और अगर हम बात करें कैंट की, जिस तरीके से कहा कि हम 2 सीट चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि कैंट विधानसभा सीट भी हो सकती है, जिसकी वजह से मोहम्मद हसन रूमी का भी बयान सामने आया है। तो बहरहाल अब राजनीति जो है, राजनीति के अंदर हलकों में जो है तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, बात की जा रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि जब ये बरी होते हैं, अगर ये छूटते हैं, छूटने के बाद 2027 का नजारा क्या होगा, इसके लिए तो हमें काफी इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल उनके बयान ने सियासत में जो है वो हलचल बिल्कुल सियासत में उठक पटक स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब 2027 का टारगेट बहुत ज्यादा आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि यार 2027 के लिए एक टॉपिक जरूर मिल चुका है। फिलहाल यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए इब्ने। और यहाँ नरेंद्र नगर विधानसभा का दुरुस्त गांव गोशराड़ा भी आपते से अछूत नहीं रहा है। बीते 15 अगस्त के रात को बादल फटने से आए भयानक मलबे से किसी तरह परिवार ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपना घर खेत खलियान नहीं बचा पाए। परिवार का कहना है कि रात में अचानक से तेज आवाज के साथ मलबा आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। खेत पत्थरों में तब्दील हो गए, खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि गोशराड़ा गांव तहसील नरेंद्र नगर की एक ओडराना ग्राम सभा का हिस्सा है। पीड़ित परिवार ने सरकार से विस्थापन की मांग की है। मैं सबसे पहले तो मीडिया वालों का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने हमारा दुख देखा है, इधर पहुंचे हैं इतनी मुसीबत की घड़ी में, जिन्होंने हमको देखा है। सबसे पहले 15 तारीख की रात को, रात 9 साढ़े 9 10 बजे रात को पहला झटका आया मलबे का। उससे मैंने अपनी मिसेज कमरे से बाहर निकाली, बड़ी मुश्किल खींच के दूसरी तरफ ले गया, दूसरे मकान में ले गया। फिर बैठे रहे, रात भर बैठे रहे। फिर उसके बाद देखा तो बहुत ज़्यादा तबाही आई। फिर उसको मैं यहाँ से निकाला मैंने। उसके बाद जब मैं बाहर आया, देखा मैंने तो सब कुछ तबाह हो गया था। अपनी जान भी बहुत मुश्किल से बचाई है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक लड़का है। देख लो क्या मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया। जो
मेरा था कुछ भी नहीं रहा। आपदा आई तो हम अंदर थे, हमने सोचे क्या हो गया, तो हम दूसरों के मकान में गए, वहीं रहे हम रात भर। इतना आपदा आई, उसमें ले गए मेरे पति मेरे को दूसरे के मकान में। क्या करना था? क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारे सारे खेत ऊपर से नीचे सारे बह गए, लैट्रिन बाथरूम मकान बह गए, सारा अंदर पानी घुस गया था हमारा। हम तो यहाँ दूसरी जगह कहीं भाई शिफ्ट करा दो, हम नहीं रह सकते यहाँ। हम कैसे रहेंगे यहाँ? 2 आदमी हैं हम यहाँ, क्या करना? हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो कुछ भी नहीं बचे। कितनी फसल बह गई आपकी? पेड़ लगा रखे थे हमारे 1200 पेड़ लगा रखे थे, सब हल्दी लगा रखी थी, पापड़ लगा रखा था, मिर्ची लगा रखी थी, सब लगा रखा था हमारा, सब तबाह हो गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा। घास, गाय के लिए घास बो रखा था हमारा, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। अभी तो हम दूसरे के मकान में रह रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हमारी नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी गरीब आदमी है हम, कुछ नहीं। कुछ खेती पे ही डिपेंड था? बस पेड़ ही पेड़ था हमारा, उसके हमने अपने बच्चों की तरह पाले उन पेड़ों के, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। हो जाएंगे हम, अपने गुजारा यही कर देंगे, कुछ भी नहीं। अब क्या खाएंगे? हमारे तो कोई एक सब्जी बोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 15 तारीख को रात को 9:30 बजे पहला बादल फटा, जिससे कि इतना आया कि मतलब यहाँ पे मतलब आस पास के गाँव में सब जगह वो हो रहा था। जब पत्थर चले, इतने बड़े पत्थर कि क्या हो गया। तो उसके बाद इसने फ़ोन किया मेरे को कि चाचा यहाँ ऐसे हो गया। मैंने कहा ऐसा कर, तू पहले अब तू भी और बहू भी, तुम बेटा तुम ऐसा करो, तुम भी और बहू को भी वहाँ से बाहर निकालो और चल जाओ, और सामान छोड़ो, तुम्हारा जो मतलब जो कीमती सामान है उसको निकाल के ले जाओ। तो उसके बाद ये रोने धोने लगा। मैंने कहा रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपनी जान बचाओ किसी ढंग से भी। तो यहाँ पर ये ऐसा हुआ कि बहुत ही ज़्यादा। तो अब आप देख रहे हैं सामने सब, मतलब जितने भी नज़ारे हैं सब सामने हैं। अब इसमें कोई कुछ नहीं, मतलब छिपाने वाले कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर मैं भी रात भर वहाँ भी हो रखा था किड़क बिड़क, तो फिर रात भर करते रहे। फिर 2:30 बजे दूसरा आया। जब दूसरा आया तो दूसरे ने तो पूरा तहस नहस करके चला गया। जो भी था हमारा साधन इनके ऊपर था। ये हमने ये पेड़ ऐसे पाले जैसे बच्चों को पालते हैं। मैंने पूरी कमाई धमाई, पूरी ताकत इन पेड़ों के ऊपर लगाई। इतनी ज़्यादा मेहनत की मैंने नहीं, सब ने की, हमने, इन्होंने भी किया, वो भी किया। हमारे यहाँ पे सब कुछ होता था। ये जैसे अदरक हो गया, पिंडालू हो गया, और हल्दी हो गई, मिर्च हो गई, जो भी ये मतलब साग सब्जी, ये मेरा बेटा बेटी यहाँ रहते थे। ये मतलब यहाँ पे गाय थी इनकी, उसके लिए घास वगैरह, चारा वगैरह, वो सब बर्बाद, सब कुछ मतलब यहाँ पे जो भी साग सब्जी वगैरह सब कुछ था। ये 15 तारीख रात का मंजर है। रात को जब बादल फटने से इस खाले में इतना भयंकर, मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब हद से ज़्यादा, मतलब इसका जो रूप था इतना मतलब भयंकर मंजर था कि यहाँ पर दूर दूर तक आदमी भी जीने की मतलब का था। तो यहाँ पर मंजर इतना भयंकर था कि मतलब हमारे कम से कम 1000 से 1200 के लगभग यहाँ पर आम के, कटहल के, लीची के, आंवला के, कागजी नींबू के, अनार के पेड़ थे, जो कि मतलब हमने, हमारे परिवार ने ज़्यादा मेहनत करके, हमारी जो ये घर में जो लेडीज थी जिन्होंने मतलब इन पेड़ों को पाला था। तो हमारा जो सबसे बड़े भाई का बेटा है, बहू है, वो उस रात यहाँ पर थे।